हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो मैट्रिक के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन जो इससे संबंधित रहेगा आप आसानी से सोल्व कर दीजिएगा। इसमें कुछ ऐसे भी ट्रिक्स देखिएगा जो बड़े क्वेश्चन को भी बहुत सुगमता पूर्वक बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो वीडियो को बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रत्येक यानी कि क्वेश्चन को बिना स्किप हुए देखें और समझें। अगर इस वीडियो में या किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट पिनअप करें, जिससे आगामी वीडियो में हम इसको सुधार कर सकें। तो बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व 52 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का घात क्या है। तो यहाँ 3 का घात पूछ रहा है, अर्थात इसमें क्या होगा कि 2052 है, इसमें 3 से ही केवल भागा दे लेते हैं कि क्या होगा। तो 3 से अगर हम भाग दिए तो 3 छः का 18, 2 बच गया, 2 पर 5 25, 3 8 24, 1 बच गया, 1 पर 2 12 हो गया, 3 चौके 12। अब और देखते हैं 3 से लगा करके, तो 3 से फिर से लगाएं इसमें भाग, तो 3 दूना 6 और यहाँ 3 दूना 6 और 3 8 24। फिर और देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं, तो हम इसको जोड़ करके देखते हैं। 8 2 10, 10 2 12। जब जोड़ करके सभी डिजिट को 3 से विभाजित हो तो वह पूरा अंक होगा जो 3 से विभाजित होगा। तो 3 से भी और लगेगा, तो क्या होगा, 3 सते 21 और 3 छः का 18। अब यहाँ से देखिए जोड़िए, 6 7 13, 13 जो 3 से विभाजित नहीं है, तो 3 का जो घात होगा वह कितना होगा, 3 होगा। यहाँ 3 का घात 3, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमें जितना का घात पूछे आप उसी से भागा दे दीजिए, उसके बाद आपको आसानी से घात निकल जाएगा। पूरा का आपको गुणनखंड पूरा अंत तक, छोटा तक यानी कि करने की जरूरत नहीं है, बस जिसका घात पूछे उसी से केवल भाग देना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए 2 पर पावर 0 होना चाहिए, 2 पर पावर m हो, या 5 पर पावर m हो, या 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n। अगर जिस भिन्न का हर का गुणनखंड इस रूप में हो, इसके अलावा कोई दूसरा ना हो, तो वह जो भिन्न होगा वह शांत होगा। अगर ये नहीं होगा तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ देखिए, इसका जो हर देखना है, यहाँ 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के फॉर्म में है, तो ये आपका शांत है। यहाँ भी ये शांत होगा, ये भी शांत है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 पर पावर तो है लेकिन 5 पर पावर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत। और यही आपका सही आंसर होगा। इसमें पूछा है शांत नहीं है, तो ये शांत नहीं है, बाकी ये सब शांत है। हमें शांत होने के लिए क्या देखना होगा कि उसका हर का गुणनखंड करेंगे, और अगर 2 पर पावर m, 5 पर पावर m या 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप में होगा उसका हर, तो वह भिन्न क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, लिखा है बहुपद इतना का शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग या इसको मूलों का योग बोलते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू 2x हो गया 2x स्क्वायर, x इंटू -5 5x हो गया -3। ये आपका द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद को
क्या निकालने के लिए बोला? शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है। अब यहां से माइनस बी यानी ए और बी कौन होगा? तो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, बी का एक्स का गुणांक बी हो गया, और ये कांस्टेंट पद है जो सी हो गया। तो फॉर्मूला हो गया क्या चीज? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया? बी का वैल्यू -5, और अपॉन ए का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2, यानी 5/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी में 5/2 आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। जो यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान ज्ञात करें। तो इस बहुपद को हम मान लेते हैं p ऑफ x, या डायरेक्ट भी आप इसे बना सकते हैं। इसका मूल -3 दिया गया, और मूल क्या होता है कि मूल किसी बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे। तो अगर हम इसका मूल रखेंगे तो इस बहुपद का पूरा मान 0 हो जाएगा। तो यहां रख देते हैं। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू ये डाल देना है -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स के स्थान पर -3, -3 इक्वल टू 0। अब यहां से -3 का स्क्वायर प्लस यानी 9 हो गया, 9 दूना 18, -3p -3 बराबर 0। अब यहां से क्या होगा? 18 में से 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो 15 बच जाएगा इक्वल टू 3p, और यहाँ 3 पंचे 15, तो p का वैल्यू हो गया 5, और यही आपका आंसर हो गया। तो इसको मैं ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि जिसको बोलते हैं मूलों का योग, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं। तो क्या होता है? सी बटा ए फॉर्मूला होता है, और सी के वैल्यू कितना है? तो सी के स्थान पर सी है, और ए का जो वैल्यू है वह ए है। तो सी बटा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? ये जो नीचे श्रेणी दिया गया है उसको चेक करना है कि कौन है जो समांतर श्रेणी में है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, समांतर श्रेणी होने के लिए डिफरेंस बिटवीन रेगुलर टू टर्म्स इक्वल टू एवरीवेयर, मतलब दो लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि दो लगातार पदों की अंतर किस में बराबर है। जैसे इसमें चेक करेंगे तो इस दोनों का अंतर कितना का है? 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 7 में से 5 सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ अंतर क्या है? समान नहीं है। समांतर श्रेणी माने समान अंतर हो उस श्रेणी को समांतर बोलेंगे, या दो लगातार पदों का अंतर अचर राशि हो, स्थिर राशि हो या समान राशि हो तो उस श्रेणी को हम लोग एपी बोलते हैं। तो यहाँ क्या देखें कि दो लगातार पदों का अंतर समान नहीं है, अर्थात ये एपी में नहीं है। इसमें हमें क्या करेंगे? चेक करेंगे, स्क्वायर करके चेक करना होगा आपको। तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 3 का स्क्वायर 9, और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ तो कोई बन ही नहीं रहा कि होगा। यहाँ देखते हैं दो लगातार पदों का अंतर, तो यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर है। तो यहाँ देखिए क्या है कि दो लगातार पदों का अंतर
एक अचर राशि है, स्थिर राशि है, या दो लगातार पदों का अंतर समान है, इसीलिए ये समांतर हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा। यहाँ तो क्या होगा कि अंतर करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा, इसमें एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें दो लगातार पदों का अंतर अचर राशि नहीं आ रहा, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर केवल डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है जो देखिए, लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉसेक टू द पावर एम एक्स इक्वल टू 1, यानी कि कितना भी पावर हो साइन कॉस मल्टीप्लाई में दोनों का केवल पावर सेम होना चाहिए, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि इसका विविक्तर निकालना है। विविक्तर को ही हम विवेचक बोलते हैं, विविक्तर का एक और नाम है विवेचक, या इसको हम लोग डी से डी भी बोलते हैं, यानी कि डी से इसको डिनोट करते हैं। और डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका बी का वैल्यू, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू हो गया 5 और सी का वैल्यू हो गया 2, तो यही डी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 4 पंचे 20 और दूना 40, 16 यानी कि घटा दीजिए 40 में तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और माइनस वाला संख्या बड़ा है इसलिए -24 होगा, तो इसका सही आंसर -24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 दिया है और इसके मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। तो मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे बताते हैं, तो इसका d निकालेंगे और उससे पता चलेगा कि इसका मूल कैसा होगा जो। तो सबसे पहले मेरा काम होगा d निकालना, और जब d क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा, मूल वास्तविक तथा असमान। अगर d बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होगा, वास्तविक तथा समान। और d जब 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होगा, अवास्तविक। तो हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे और उसे देखेंगे कि 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है, यानी 0 से कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से ही वह मूल वास्तविक होता है, और असमान मूल वास्तविक तथा समान, और मूल अवास्तविक। तो इसको में क्या करना है, d का वैल्यू अपने को निकालना है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू हो गया 2 और सी का वैल्यू हो गया 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8 या 24 हो गया, तो हो गया -8 डी का वैल्यू। अब माइनस में जो वैल्यू होता है 0 से छोटा होता है, तो डी है जो छोटा है 0 से। अब डी 0 से छोटा है तो क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए मूल अवास्तविक कौन है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें से कोई नहीं मूल अवास्तविक है, तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। या यहाँ दिया है, सॉरी यहाँ दिया है मूल वास्तविक नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि मूल वास्तविक नहीं है, अवास्तविक अर्थात वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल है।
तो मूल निकालने के लिए हम लोग इसका शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक को तो ही मूल कहते हैं। तो या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, या द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं, या तो पूर्ण वर्ग विधि से भी आप निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग बना करके भी इसका हम लोग शून्यक निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसका दो ऐसा खंड करना है कि गुना करने पर 2 होना चाहिए और फिर जोड़ने पर -3 होना चाहिए। तो क्या लेंगे, -2 और -1 लेंगे। जोड़ने पर तो -3 हो जाएगा और गुना करेंगे तो +2 होगा। तो यहाँ ये हो गया आपका क्या, गुणनखंड होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x-2 और x-1 लिखेंगे और बराबर 0। तो यहाँ से x-2 बराबर 0 कर लेंगे और x-1 बराबर 0। तो x बराबर 2 हो गया और x बराबर कितना हो गया, 1। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में लेना है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में लेना है। अर्थात जो संख्या आएगा उसको सिंबल को चेंज कर देना, अर्थात उसका चिन्ह होगा, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि x का वैल्यू 1 2 होगा और दूसरा होगा 1, यही इस का शून्यक होगा। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, एक तो कहीं दिख रहा ही ना नहीं रहा प्लस में, तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो गुना कर लीजिए, 5 3 15, ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। 8 दूना 16, 16 के वर्गमूल हो गया 4, जो कि परिमेय संख्या है। छोटिया 18, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 3, 9 के वर्गमूल हो गया 3 और √3। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 और √7। तो हमें परिमेय संख्या देखना है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो गुना करके देख लो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 11 4 44, 44 से थोड़ा बड़ा संख्या आ जाएगा तो नहीं होगा। यहाँ से देखिए, 7 दूना 14 और 14 11, 14 दे 140 और 14 154 होगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ कि 7 दूना 14, 14 गुना 11, यानी 11 से गुना करना तो एक 0 कर लीजिए और 14 को जोड़ दीजिए तो 144 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। तो यहां देखे थे, एक घातीय अर्थात वैसा समीकरण जिस पर अधिकतम घात 1 हो उसे एक घातीय समीकरण कहेंगे। एक घातीय समीकरण का एक और नाम है रैखिक समीकरण। तो देखो, इधर से तो 1 से x कट जाएगा तो इसमें एक घात नहीं होगा। यहां से क्या होगा, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर x² प्लस 4x प्लस 2, x² से x² कैंसिल आउट होगा और यहाँ जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा, एक घातीय समीकरण। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आप इसको कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ क्या देखेंगे कि x² कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं आएगा। यहाँ क्या होगा कि एलसीएम लेंगे, यहाँ x और ये x जो लेंगे इधर आएगा तो x³ हो जाएगा और तो ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 और यह इसका सही आंसर होगा। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन दिया है,
4x² माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है, तो k का मान क्या होगा? मूल बराबर है अर्थात d का वैल्यू जब 0 होता है तो मूल क्या होता है? बराबर होता है। तो d बराबर 0 कर लेंगे तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। b का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से माइनस 3k स्क्वायर है तो स्क्वायर कर ले, माइनस 4 इंटू 4 और c का वैल्यू हो गया 1 बराबर 0। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 k स्क्वायर बराबर 4 का इंटू 4 से क्या होगा? 16, तो उधर गया 16। तो k स्क्वायर बराबर 16/9 हो गया। तो k बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 16/9 इक्वल टू प्लस माइनस 4/3 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ हम लोग शून्यकों का योगफल दिया गया है और उसका गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -15। और अपने को पूछ क्या रहा? द्विघात बहुपद क्या होगा? तो यहाँ से द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से इसमें वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 2 और x है तो x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -15 और प्लस इंटू माइनस माइनस होगा तो -15। तो ये आपका आंसर सही होगा। अब ये ऑप्शन में देखना है कि कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें देखना है कि समांतर श्रेणी नहीं है, समान अंतर जिसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। तभी हम लोग जस्ट इस क्वेश्चन को इसी टाइप के देखे थे। यहाँ दो लगातार पदों का अंतर अगर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या है? 16 में से 12 घट गया 4, 20 में से 16 घट गया 4, यानी ये समांतर श्रेणी है। यहाँ से क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे तो 2a, और यहाँ जो अंतर निकालेंगे वह 2a होगा। यहाँ भी दो लगातार पदों का अंतर समान है तो ये भी समांतर श्रेणी होगा। यहाँ से 5 में से 3 घटाइए 2, 7 में से 5 घटाइए 2, यानी ये भी समांतर श्रेणी है। तो आपका होगा जो समांतर श्रेणी नहीं होगा। काहे नहीं होगा? तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अंतर कितना का है? तो यहाँ आपको दिख रहा है 21 का अंतर है, और यहाँ कितना का अंतर है? तो 9 में से 5 घट गया 4, 4 में से 2 घटा 2, यानी यहाँ 24 का अंतर है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो और उससे समांतर श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर पूछ रहा है। सार्वंतर अर्थात एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं और उसको सूचित करते हैं डी से। तो ये जो एपी दिया गया है यहाँ लिख दिया है समांतर श्रेणी अर्थात एपी के दो लगातार पदों का अंतर। तो यहाँ सबसे पहले इसको सरलतम रूप में कर लेते हैं। तो √2 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, 18 को लिख सकते हैं 3√2 और 32 को लिख सकते हैं 4√2। अब यहाँ कहीं से भी आप अंतर निकाल लीजिए दो लगातार पदों का और वही आपका सार्वंतर हो जाएगा। तो कहीं से निकाल लो, 3√2 में से 2√2 घटेगा, √2 बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी के सार्वंतर क्या होता है? तो एपी के दो लगातार पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। आगे लिखा है x + 2, 3x, 4x + 1,
समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालना है। ये एपी में दिया गया है तो x का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एपी के लगातार जो या एपी के जो पदों का अंतर होता है वह इक्वल होता है। तो हमको क्या करना है, ये दोनों का अंतर निकाल के बराबर कर देना है इसके अंतर से। तो 3x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, ये दोनों का अंतर बराबर कर देना है ये दोनों का अंतर। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 1 और माइनस 3x, इसको सोल्व करेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x घटेगा x और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। 3x में से x घटेगा 2x, ये x को इधर लाए तो माइनस x और ये 2 को उस तरफ भेजे तो 1 प्लस 2 अर्थात x के वैल्यू हो गया 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्या है, त्रिकोणमिति से। इसमें हम लोग सबका वैल्यू रख देंगे और इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आराम से यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cot 60 का वैल्यू क्या होता है, तो जो tan 30 का वैल्यू होता है वही cot 60 का होता है, तो इसका भी वैल्यू हो गया 1/√3 और cosec 30 का वैल्यू होता है 2। यहां से क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 1 इंटू 1 1 √3 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा, अर्थात T10 पूछ रहा है अपने को। तो T10 बराबर होता है 1a प्लस 9d। एपी के 10वां पद यानी जौन सा पद है उससे एक कम डी करना, तो a का वैल्यू हो गया 10 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू, एपी के 2 लगातार पदों 7 में से 10 घट गया -3 तो हो गया 10 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 9 × 27 बराबर हो गया -17। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एपी से ही है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का कौन सा पद 47 है। इक्कीसवां पद है जो 47 है जो पूछ रहा है कौन सा पद है। तो n बराबर इसे तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता Tn अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा d प्लस 1 होता है सॉरी अब इस फार्मूला को अप्लाई करके भी आप कौन सा पद है जो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Tn ये फार्मूला से भी बना सकते हैं आप। तो देखिए यही फार्मूला से हम लोग आसानी से बना लेंगे। अंतिम हो गया आपका 47 माइनस प्रथम पद हो गया 2 डी 2 लगातार पदों का अंतर, तो 7 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाए 7 में से 2 घटेगा तो 5 बच जाएगा, तो डी हो गया 5 प्लस 1। इसी को सोल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा 47 में से 2 घटा 45 अपॉन 5 प्लस 1 5 9 45 हो गया तो 9 1 10 हो गया। यही आपका n यानी 47 है जो 10वां पद हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ रहा, तो आप आराम से देख सकते हैं इसका तो एक फार्मूला होता है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर होता है n स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखा है 10, तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे 1 पहला विषम संख्या और 3, तो 2 के लिए कितना हो गया 4 जो कि क्या है 2 का स्क्वायर। और सही अगर 3 विषम संख्या लें तो 1 + 3 + 5 तो क्या है 5 3 8 1 9 हो गया। 9 कितना का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर है। उसी प्रकार अगर हम n विषम संख्याओं का योगफल निकाले तो n का स्क्वायर होगा। तो यहाँ 10 विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा था तो 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100। यहाँ लिखा है
टी एन बराबर 2n प्लस 5 और इसमें पूछा T4 का वैल्यू क्या होगा। तो ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस n के स्थान पर 4 रख देंगे तो बन जाएगा। यहाँ 2 इंटू यहाँ T4 कर लेते हैं तो 2 इंटू n के स्थान पर 4 रखना है तो 4 प्लस 5, तो यहाँ से होगा 4 दूना 8 5 13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां लिखा p ऑफ x इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 और g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 से भाग देने पर p ऑफ x और g ऑफ x का घात क्या होगा। तो p ऑफ x का घात कितना है जो निकाल लेते हैं। घात p ऑफ x बराबर हो गया आपका 5, घात g ऑफ x बराबर क्या हो गया, इसका घात हो गया 1। तो p ऑफ x और g ऑफ x का घात का बटा करना है, अर्थात पावर इसमें घट जाता है। तो p ऑफ x और g ऑफ x दोनों का घात कह रहा है ना, तो बेस सेम रहता तो घात घट जाता, तो 5 माइनस 1 बराबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक -3 तो कौन निम्नलिखित में से p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। तो शून्यक क्या है -3, तो इसको x के साथ अगर माइनस है तो प्लस कर लो, प्लस है तो माइनस, तो माइनस है तो प्लस कर लेंगे तो x प्लस 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक हल पूछ रहा, 2x माइनस 5y बराबर 7 का एक हल है। तो हाँ क्या करना है, बारी बारी से पुट कर लीजिए कि कौन सा इसमें सेटिस्फाइड करता है। तो यही पहले चेक कर लेते हैं। x के स्थान पर -6 रखेंगे तो 2 इंटू -6 -5 इंटू y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बराबर 7। 7 नहीं, पहले यहाँ से चेक करना है, 6 दूना 12 5 17, यहाँ ही नहीं होगा -17 हो जाएगा। तो ये चेक करके देखना है। तो x के स्थान पर -1 रखना है, -5 इंटू y के स्थान पर 1 रखना है, सोल्व करेगा तो -2 और -5 बराबर -7 होगा, लेकिन लाना है कितना +7, तो ए नहीं होगा। ये चेक करके देखिए, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो गया 3, -5 इंटू y का वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ से 3 दूना 6 -5 बराबर हो गया 1, ये भी नहीं होगा। यहाँ 6 रखेंगे तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 6 हो गया, -5 इंटू y का वैल्यू 1 हो गया, तो 12 माइनस 5 बराबर हो गया 7। तो आपका सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वैल्यू को पुट किए और जब आरएचएस के बराबर आ गया तो वही उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। यहां जो क्वेश्चन दिया x बराबर 4 के आलेख पर है, तो x का वैल्यू x बराबर 4 के आलेख पर है, तो x बराबर 4 का आलेख कैसे पहले खिंचाता है यही हम लोग देख लेते हैं। x का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू इधर कहीं 4 होगा, तो x का वैल्यू हर स्थिति में 4 होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा कि वह चेंज हो सकता है। जैसे x का वैल्यू यहाँ 4, ई वाला पॉइंट देखना है तो x का वैल्यू तो 4 होगा, y का वैल्यू कुछ होगा, तो x का वैल्यू 4 ही रहेगा हर स्थिति में, लेकिन y का वैल्यू चेंज होते रहेगा, तो ये भी चलेगा। जैसे यहाँ क्या है कि x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, तो ये भी हो सकता है 4 3, जैसे x का वैल्यू ऊपर कहीं 4 होगा, y का वैल्यू 3 होगा, तो ये भी चलेगा। ये भी आगे ऊपर देखेंगे तो कहीं होगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। यहां देखिए A20 माइनस A10 का मान निकालना है।
आप इजी तरीका से भी निकाल सकते हैं। दोनों में कितना का अंतर है? 10 का। तो डायरेक्ट 10D लिख दीजिए, बराबर हमें पूछ रहा है तो 10 और D का वैल्यू कितना हो गया? तो यहां से अंतर निकाल लीजिए। तो 6 में से 2 घट गया, 6 में से 2 घटा 4, तो 10 इंटू 4 बराबर 1040। इसका सही आंसर हो जाएगा 40। ये दोनों का अंतर कर लिए, कितना का अंतर है? 10 का है, और उसके साथ D लगाना है क्योंकि ए वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 10D हो गया, और इधर से D का वैल्यू हम उसमें पुट कर दिए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं बिना समय को गवाए हुए। क्या कह रहा है? 5x माइनस 15y बराबर 8 तथा 3x माइनस 9y बराबर 24/5 का आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी जो, यहां से a1 बटा a2 b1 बटा b2 निकालेंगे। तो देखिए a1 बटा a2, तो a1 हो गया 5/3, निकालेंगे b1 बटा b2, तो b1 हो गया -15 और b2 हो गया -9। तो यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, यानी ये भी हो गया 5/3। फिर निकालेंगे c1 बटा c2, तो 8/24 बटा कितना हो गया? 24/5। तो 5 ऊपर चल जाएगा, तो 8 × 5 = 40, यानी 8 × 5/24। तो 8 × 3 = 24, यानी ये भी हो गया 5/3। तो क्या देखें कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर 5/3, अर्थात ये तीनों बराबर है। तो ये तीनों कब होता है? जब यानी कि समीकरण संपाती होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। तो अगर डायरेक्ट बनाना है, जैसे यहाँ तो फॉर्मूला इस तरह से होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल Δ1 ले लेते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल Δ2 ले लेते हैं, और दोनों का अनुपात होता है जो उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं भुजाओं के वर्गों के अनुपात, जैसे एक के ले लेते हैं ए बी, एक के लेते हैं डी, इसको दोनों का स्क्वायर करवाता है। इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया? 49 और अपॉन 81, और यहाँ दोनों पर स्क्वायर है तो ए बी बटा डी ई, इस पर पूरा पर स्क्वायर कर लेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो 49 के वर्गमूल हो गया 7, 81 के वर्गमूल हो गया 9 बराबर ए बी बटा डी ई। तो यहाँ दोनों भुजाओं का अनुपात 7:9 है, तो इसका सही आंसर ये होगा। लेकिन इस तरह के अगर कभी क्वेश्चन दे, समरूप दिया रहे और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, तो उसका वर्गमूल निकालेगा तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। अगर भुजा का अनुपात दिया रहे तो उसका हम लोग वर्ग करेंगे तो वो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया था क्षेत्रफल का अनुपात, निकालना था भुजा का अनुपात, तो क्षेत्रफल ऐसे भी स्क्वायर में होता है और भुजा क्या होता है? केवल मीटर में, सेंटीमीटर में होता है। तो बस इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 4:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि अगर भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो वैसी स्थिति में केवल उसका वर्ग कर दीजिए, वही उसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16:25 आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 32 है, तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगा? यहां से क्या करेंगे, समचतुर्भुज के लिए एक यानी कि फॉर्मूला है या परिमेय है कि समचतुर्भुज के भुजाओं का वर्ग के 4 गुना उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी d1 स्क्वायर जो d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर होता है। तो यहाँ से
ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, D1 हो गया 24 का स्क्वायर, D2 हो गया 32 का स्क्वायर, और बटा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ 24 का स्क्वायर में से सोल्व करके डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो 24 गुना 24 प्लस 32 गुना 32 अपॉन 4। क्या कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 छक्का 24, 6 गुना 24 हो गया, प्लस इसमें 4 कॉमन लेंगे तो 8 हो गया, गुना 4 8 32 होता तो 8 गुना 32 हो गया, अपॉन 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तब ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर अगर हटा दिए यानी कि ए बराबर पूछा जाए तो स्क्वायर रूट ओवर होगा। इसको सोल्व कर लिए, 24 5 20 से 24 6 44 से 144 प्लस ये 32 80 यानी 8 दूना 16 के 6 हो गया, और 8 तिया 24 1 25 256 हो गया। इसको जोड़िएगा तो 400 हो जाएगा, 400 के वर्गमूल 20 हो जाएगा, तो ए बराबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। यानी कि किसी समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्ग का 4 गुना उसके विकर्णों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यहाँ जैसे भुजाओं के वर्ग का 4 गुना उसके विकर्णों के वर्ग के योगफल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। यहां देखिए ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज डी ई एफ में दिया गया है इतना, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है तो कौन होगा। जैसे अगर फिगर बना लेते हैं तो यहां से ये देखिए ए बी सी, ऐसे डी ई एफ देख लीजिए। अब यहां से दिया गया ए बी बटा डी, अर्थात ये वाला जो है इसके बड़ा अनुपात में है, और ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ, तो ये दोनों समरूप दिया गया, ये दोनों का अनुपात समान दिया गया, तो इसका बीच वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, तो कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्या है, 121 अनुपात 169, ये क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, और इसके भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो जैसे ही क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात हमें निकालना रहे तो क्या करेंगे, बस इसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 121 का वर्गमूल 11 हो गया और 169 का वर्गमूल 13 हो गया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, तो 11 अनुपात 13, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और कोण बी बराबर 47 और कोण आर बराबर 83, तो कोण ए का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखिए कोण आर, कोण दोनों समरूप दिया गया, तो आर ये सी के बराबर होगा, तो सी भी कितना हो गया 83 हो गया, और बी कितना हो गया 47 हो गया, तो ए कितना होगा, तीनों मिलाकर के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो 47 ये दोनों को जोड़ेंगे तो साथ इसको दिए 90, 9 4 13 यानी कि 130 हो गया, ये दोनों मिला करके बी और सी मिला करके 130, तो ए कितना होगा 50, तब यानी कि क्या हो जाएगा 180, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे लिखा गया ए बी 2AB बराबर पी क्यू और बी सी बराबर 8, तो क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ दोनों समरूप दिया गया है, दोनों समरूप दिया गया,
तो यहां से देखिए क्या कर लेते हैं, दो को उस तरफ लेके जाते हैं और PQ को इधर लाते हैं, तो AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर, इधर कुछ ना तो 1 हो गया तो 1/2 हो जाएगा, और QR पूछ रहा, तो AB बटा PQ, AB बटा PQ, यहां देखते हैं AB यहां है और PQ यहां है, तो AB बटा PQ, और हमें निकालना है क्या, QR, तो QR क्या कर लेते हैं, नीचे QR कर लेते हैं, तो QR कहाँ गया आपका, ये हो गया अंत वाला ये दोनों, तो इसका उसी के संगत कौन हो जाएगा, BC। तो AB बटा PQ का वैल्यू हम लोग पहले से पता है 1/2 बराबर PC का वैल्यू पड़ता है 8 और QR का वैल्यू QR लिख डाले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR बराबर 8 दूना 16, इसका सही आंसर हो जाएगा 16, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि AD लंब BC पर है और AD बराबर DC बराबर 8 और BC बराबर 14, तो AB का मान निकालना है। इसे त्रिभुज ABC ले लिए, ABC, इसमें AD लंब है BC पर और AD बराबर DC, ADE है किसके बराबर है, DC के बराबर, इसके बराबर है, तो ये 8 है तो ये वाला भी 8 हो गया, और BC बराबर टोटल कितना दिया गया है 14, ये पूरा 14 दिया गया, BC बराबर तो पूरा 14 और ये 8 हो गया, तो एक कितना हो जाएगा, 14 में से 8 घट गया 6, और हमें निकालना है AB, AB ये यहाँ हो गया, तो यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, लंब डाला गया तो समकोण है, और ये क्या हो जाएगा आपका AB कर्ण हो जाएगा, तो AB बराबर स्क्वायर रूट ओवर 6 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64 बराबर 100, और 100 के वर्गमूल हो गया 10, तो इसका 10 सेंटीमीटर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। किसी वृत्त की जो परिधि है, परिधि यानी कि पाई डी होता है और व्यास डी है, तो वृत्त की जो परिधि है व्यास से ही 9 ज्यादा है, तो 9 इसको में जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो कर लेते हैं बराबर। अब यहां से इसको सोल्व करना है, तो पाई डी माइनस डी बराबर 9, यहां से डी कॉमन लेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 माइनस 1 बराबर 9 हो गया, तो डी बराबर या डी इंटू, यहां से एलसीएम लीजिएगा तो कितना 7 एलसीएम होगा, तो 22 माइनस 7 बराबर 9 हो गया, तो डी को हम लोग लिख लेते हैं 2r, 22 में से 7 घट गया 15 हो गया बटा 7 बराबर 9, इसी को सोल्व करेंगे तो r बराबर 9, यहाँ से 7 उधर गया गुना में हो गया, नीचे 15 और ये 2 इधर आया तो बटा 2 हो जाएगा, तो सोल्व करेंगे तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो r बराबर 7 बटा 10 हो गया, यहाँ 1 सुना है तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 2.1 इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 सेंटीमीटर है तथा परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर दिया गया है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर का अंतर, दोनों क्षेत्रफलों का अंतर 100 दिया गया है, और उनकी परिधियों का अंतर दिया गया। परिधि क्या होता है, तो 2 पाई r, तो 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 बराबर यहां दिया गया है
20। और हमें निकालना है उनके त्रिज्याओं का योग, अर्थात निकालना R1 प्लस R2। देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ दोनों में पाई मेरा कॉमन, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बराबर 100। तो पाई यहाँ इसको क्या करना है, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 बराबर 100। और यहां से क्या कर देते हैं, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो R1 माइनस R2 बराबर 20। अगर इस समीकरण 1 मान लें और इस समीकरण इसको 2 मान लें और समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें तो शायद ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन उधर क्या हो जाएगा 2 पाई R1 माइनस R2 बराबर इधर से हो जाएगा 100, इधर से होगा बटा 20। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और R1 माइनस R2 से a कैंसिल हो गया और ये 2 दहें 20 हो गया। तो R1 प्लस R2 बराबर 10 दहें के 100 हो गया, अर्थात 10 हो गया। तो आप आराम से यानी कि बता सकते हैं कि दोनों के त्रिज्याओं का योगफल 10 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिंदु ये और ये के बीच की दूरी 5 हो तो P का मान निकालना है। तो दूरी स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं। तो दूरी कितना दे ले 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ये दोनों के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस P माइनस 0 का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया बराबर 5 में से 2 घटा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस P स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर हो गया 16। तो P स्क्वायर बराबर 16 यानी कि P के वैल्यू कितना होगा प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जैसे क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और वृत्त के और इसकी त्रिज्या का अनुपात पूछे तो हम बस उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जैसे 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7 होगा, तो 6:7 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो लिखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का एक केंद्र है तो OT की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ क्या है कि एक वृत्त बनाना है, तो एक सबसे पहले तो वृत्त बना लिए। इसमें क्या कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये हो गया 24 सेंटीमीटर। PT बिंदु P से PT खींचा जाता है और उसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला मिला दिए तो 7 हो गया। O केंद्र ये हो गया, तो OT ज्ञात करें। यहाँ T होगा और यहाँ P होगा, ठीक है। तो ये हमें निकालना है यहाँ से।
तो आपको पता होगा कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया और ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण हो गया OT और OT स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि OP स्क्वायर जोड़ PT स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। तो यहाँ OT स्क्वायर बराबर, या स्क्वायर हटा दीजिए तो स्क्वायर रूट होगा 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 24 का स्क्वायर 576। ऐड करेगा तो कितना होगा? 625 और 625 का वर्गमूल 25 आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो जैसे ही अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। और क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो यहाँ क्या दिया? त्रिज्या का अनुपात दिया और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4:9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो एक सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, इसका केंद्र ले लेते हैं O। तो क्या कहता है? वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर ले लेते हैं, ये 13 सेंटीमीटर हो गया और इस बिंदु का नाम दे लेते हैं P। 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, जैसे यहाँ से इधर हो गया स्पर्श रेखा और इसकी लंबाई हो गया 12। हम लेते हैं इसका भी Q रख लेते हैं, तो यहाँ PQ हो गया जो 12। तो हमें निकालने के लिए कह रहा है त्रिज्या, अर्थात OQ निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, तो यहाँ ये लंब हो गया, तो कर्ण कौन होगा? इसके जस्ट सामने वाला, यानी OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ से OP का वैल्यू कितना दिया गया है? 13 का स्क्वायर बराबर OQ हो गया आपका, नहीं दिया गया तो OQ के OQ स्क्वायर बराबर प्लस PQ स्क्वायर, PQ हो गया 12 का स्क्वायर। यहाँ इसको इस तरह ट्रांसफर करेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर, या स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट ओवर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 13 और 12 25 हो गया, 13 में से 12 घट गया तो 1 हो गया, इधर हो गया OQ। तो 25 गुना 1 25, 25 के वर्गमूल हो गया 5, तो OQ बराबर आपका निकल गया 5 सेंटीमीटर और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है और इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ देखिए 15 मिनट में, तो पहले सबसे पहले तो 1 मिनट का कितना डिग्री का कोण बनाता वो हम लोग पता लगाएंगे। जैसे इस तरह से घड़ी है और 15 मिनट में मान लेते हैं कि यहाँ अगर है 15 मिनट में इतना दूरी तय किया, यहाँ से डायरेक्ट आप कोण देख रहे हैं 90 डिग्री। नहीं तो आप दूसरा तरीका कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा? 6 गुना 15 बराबर 90 डिग्री। तो ये आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? या तो चतुर्थांश से भी निकाल सकते हैं या आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। त्रिज्या यानी कि जो सुई की लंबाई हो गया त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गया और त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा, खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू हो गया 90 बटा 360 गुना
पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 14 गुना 14 सेंटीमीटर। यहाँ सोल्व करेंगे 9 × 36 4 हो गया। यहाँ 11 दूनी 22 7 दूना 14 यानी 7 7 से 7 कैंसिल 14 × 140 और 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30। आप यहाँ 30 का वैल्यू रख दीजिए, नहीं तो दूसरा क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर डाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसका वैल्यू याद ना रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया जिसमें पी आर एस बराबर 150 डिग्री है तथा पी क्यू आर बराबर 80 डिग्री है, तो कोण क्यू पी आर का मान निकालना है। तो देखिए क्या करना है, एक सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज हो गया आपका, इसका नाम दे लेते हैं पी क्यू आर। अब क्या कहता है कि क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है, क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया, इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं, क्यू आर को एस तक बढ़ा लिए, जिसमें से क्या करा कि कोण पी आर एस बराबर 150 डिग्री ये है। दूसरा देख रहे हैं कि पी क्यू आर बराबर 80, पी क्यू आर बराबर कितना हो गया 80, पी क्यू आर 80 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, जो देखना है क्यू पी आर ये वाला निकालना। तो क्या होता है, एक बहिष्कोण प्रमेय होता है, और बहिष्कोण क्या कहता है कि बहिष्कोणों का योगफल होता है जो सुदूर अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है। अर्थात 150 डिग्री ये है, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों कोणों का योगफल के बराबर, अर्थात ये दोनों मिला करके 150 होना चाहिए। बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है कि सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है बहिष्कोण। तो ये 50 में कितना जोड़े कि 80 में कितना जोड़े कि 150 हो जाए, तो यहाँ 70 जोड़ेंगे और यही आपका 70 आंसर हो जाएगा। तो 70 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहिष्कोण प्रमेय से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। और वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की बात कर जाए तो वहां पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वह है ए बराबर 45 डिग्री दिया गया और इसका मान पूछ रहा है। तो आप यहाँ वैल्यू रख लीजिए, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 और प्लस tan 45, और यहाँ से क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और यहाँ tan 45 का वैल्यू 1, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 और 1/√2 यानी 1 1 2 हो गया, तो 2/√2 प्लस 1, ये √2 से 2 कितना बार में कटेगा, √2 बार में, तो इसका सही आंसर होगा √2 प्लस 1 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वृत्त के त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो क्या करा, क्षेत्रफल का पूछ रहा है ना, तो पहले है नए वृत्त, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्या को दुगना किया जाता है तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, तो 2r का स्क्वायर होगा, और अनुपात करा तो बटा कर लेंगे। पुराना वाला जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना r, तो r का स्क्वायर, r स्क्वायर, इसी को सोल्व कर देगा तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ r के स्क्वायर r स्क्वायर, r स्क्वायर 4 स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 4/1 यानी 4:1 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में पहले वाले वृत्त पूछे और बाद में यानी नए वाला, तो वैसे स्थिति में अनुपात चेंज हो जाएगा।
दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया गया है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए दो वृत्त के जो परिधि के अनुपात दिया गया है 2:3 दिया है, और जितना जो परिधि का अनुपात होता है वो त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका जो त्रिज्या का अनुपात अगर हो, बात किया जाए R1 R2 त्रिज्या का अनुपात, तो ये परिधि के अनुपात के बराबर होता है, तब त्रिज्या के भी अनुपात 2:3 होगा। और इसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो बस त्रिज्या का अनुपात हमें पता हो गया, तो क्षेत्रफल का अनुपात उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी 4:9। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 × 1 = 9, और यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि कितना बढ़ा, तो 2 पाई से 8 पाई हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया। परिधि कितना हो गया, 4 गुना, अर्थात जो परिधि जितना इंक्रीज किया उसके वह किसके बराबर होता है, यानी कि उतना अनुपात त्रिज्या भी बढ़ेगा है। तो त्रिज्या 4 गुना हो गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो यानी 16 गुना डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके केंद्रक का निर्देशांक निकाले। तो केंद्रक बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो एक्स वाई अगर केंद्रक है तो केंद्रक बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 अपॉन 3 कॉमा y1 + y2 + y3 बटा 3। ये होता है केंद्रक बराबर फॉर्मूला। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सबका x कंपोनेंट यानी कि प्रथम घटक ले लेंगे तो 4 + 0 + 5 बटा 3 कॉमा 7 + 5 + 3 बटा 3। इसी को सोल्व करेंगे तो 5 4 9 बटा 3 बराबर 3 हो गया। 7 5 12 3 15 बटा 3 5, अर्थात 3,5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है पूछ रहा है कि कौन सा चतुर्थांश में है या कौन सा पाद में है। तो यहाँ से दोनों माइनस है तो तृतीय में होगा, दोनों प्लस रहेगा तो प्रथम में होगा, प्लस माइनस रहेगा तो चौथा में होगा, और माइनस प्लस रहेगा तो दूसरा में होगा। आपको याद रखना है कि प्रथम के लिए प्लस प्लस, द्वितीय के लिए माइनस प्लस, तृतीय के लिए माइनस माइनस, और चतुर्थ के लिए हो जाएगा प्लस माइनस। प्रथम के लिए याद रखना, सेकंड के लिए चिन्ह रखना, थर्ड, और ये हो गया चौथा क्वाड्रेंट। तो यहाँ क्या देखें कि माइनस है इसका और इसका भी माइनस, तो यानी तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर क्वेश्चन, वह यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 4, -5 है और मध्य बिंदु 0,0 है तो दूसरे छोर का निर्देशांक ज्ञात करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका एक छोर दिया गया है 4, -5, इसका जो मध्य बिंदु है 0,0 है, तो इसका दूसरे छोर का निर्देशांक निकालना। मान लेते हैं कि x, y है, तो कैसे बनेगा, तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2। तो मध्य बिंदु यानी कि कितना है 0, तो 0 बराबर x1 हो गया 4 और x2 हो गया x बटा 2। तो यहाँ से 2 गुना 0 0, तो x बराबर -4 हो जाएगा। फिर वैसे ही 0 बराबर यानी y बराबर y1 + y2 बटा 2, यानी -5 + y बटा 2। यहाँ से सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा +5। या अगर मूल बिंदु के एक साइड दिया रहे, दूसरा का साइड यानी कि पूछ रहा है, तो दोनों का केवल सिंबल को चेंज कर देना है। जैसे ही +4 है तो -4 हो जाएगा, और ये -5 है तो +5 हो जाएगा।
अगर उसका मध्य बिंदु मूल बिंदु रहे तो यहाँ 0 0 दे दिया है मूल बिंदु, तो आप पी वाला तरीका आसानी से बना सकते थे। तो -4,5 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इजी तरीका से बन सकता है। यहाँ a बराबर 30 दिया गया है और b बराबर 60 डिग्री दिया गया है, और यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी और जो कॉस ए इंटू साइन बी, ये एडवांस मैथ यानी क्लास 10th में पढ़ना है। और इतना फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है। तो साइन क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 30 और b का वैल्यू 60, 60 30 हो गया साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू हो गया 1। अगर आप मान लेते हैं ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है। साइन ए का वैल्यू हो गया 30 जोड़ कॉस बी का वैल्यू 60 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 30 इंटू साइन बी यानी साइन 60। इस सब का वैल्यू आपको याद रखना होगा, नहीं तो इसमें क्या था कि आपको याद ना भी है, खाली 90 का वैल्यू जान रहे तो बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा सबको याद रखना है, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2, यहाँ इंटू में है तो 1/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2 और यहाँ साइन 60 का वैल्यू भी होता है √3/2। तो 2 एलसीएम हो गया, 4 एलसीएम हो गया, तो 1 इंटू 1 1 √3 इंटू √3 3, तो 3 1 4/4 हो गया बराबर कैंसिल होकर के 1 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों तरीका में से कौन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीका से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या कह रहा है कि एक बिंदु दिया गया है मूल बिंदु और एक बिंदु P दिया गया है, तो OP पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का जो दूरी होता है उसके लिए बस आसान सा फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए, बन जाएगा। तो यहाँ से मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी बराबर ये फॉर्मूला हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया -3 का स्क्वायर और वाई का वैल्यू हो गया -4 का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल हो गया 5। इसका सही आंसर होगा 5 इकाई। अगर कोई यूनिट नहीं दिया रहे तो इकाई आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप है। तो आपको एक पॉइंट पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है और मूल बिंदु पर दोनों 0 होता है। तो यहाँ एक्स अक्ष पर कहा है तो वाई निर्देशांक 0 होगा। तो वाई निर्देशांक यहाँ देख रहे हैं कि वाई निर्देशांक क्या है, 0 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये दो बिंदु दिया गया है और इसके बीच का दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। या इसको हम लोग बोल सकते हैं x निर्देशांकों के अंतर जोड़ y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर √। तो ये दोनों का अंतर यानी x1 माइनस x2 कर सकते हैं। तो 10 साइन 60 डिग्री -0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 0 माइनस इतना करो चाहे इतना में से 1 घटा लो, तो 10 साइन 30 डिग्री -0 का स्क्वायर। तो क्या होगा ये देखिए, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 100 साइन स्क्वायर 60 प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100 साइन स्क्वायर 30। तो 100 कॉमन लेकर के उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका 10 वर्गमूल निकलेगा और अंदर क्या होगा साइन स्क्वायर 60। यही साइन स्क्वायर जो 30 है इसको हम लोग चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर में। तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 में से 30 घटेगा तो ये 60 हो जाएगा। तो 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 के वर्गमूल हो गया 1 यानी 10 हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 10 इकाई।
अगला जो क्वेश्चन दिया है, 3 बिंदु, ये क्या दिया है, संरेख है। तो पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण को ये फॉलो करेगा। तो 3 बिंदु अगर संरेख दिया रहता है तो क्या होता है कि ढाल बराबर होता है। जैसे अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी का जो ढाल होगा वह बी सी के ढाल के बराबर होगा। दूसरा तरीका ये है कि उसका क्षेत्रफल 0 होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हम ढाल से निकाल लेते हैं, ए बी का ढाल बराबर ए सी का ढाल, और यहाँ इक्वल कर लेंगे तो ए बी का ढाल, ढाल बराबर फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या इसको हम लोग y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं बटा x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, कोई वाला भी चलेगा। तो ए बी का ढाल क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा 0 बटा x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0 बराबर, यहाँ से क्या होगा y2 माइनस y1 यानी कि y यहाँ y हो जाएगा माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 बटा 1 बराबर y बटा x। तो यहाँ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर y। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो बड़ा है, लेकिन बिना उस फार्मूला को भी आप बना सकते हैं। जैसे फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड x1, 1 के बाद क्या होता है 2, तो y2 माइनस 2 के बाद 3 तो y3 लिखेंगे। फिर x2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या होता है 3 तो y3, 3 के बाद 1 लिखेंगे प्लस x3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। यानी फार्मूला को अगर याद करना है तो ये चलना है कि 1 2 3, इसके बाद 1 के बाद 2 जाना है, 2 के बाद 3 जाना है, 3 के बाद फिर 1 लेना है। जैसे 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। अब ये फार्मूला आपको नहीं याद है तो उसके लेकर के कोनो दिक्कत नहीं है, कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसको आप अप्लाई करके बहुत आसानी तरीका से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या करना होता है कि किसी एक बिंदु को 0 करना होता है, और एक बिंदु को जैसे ही 0 करेंगे बहुत आसानी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा बिंदु देखते हैं कि जिसको 0 करना थोड़ा आसान हो, तो इसी को 0, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि एक 0 है, तो इसको 0 अगर घटाएं चाहे 0 जोड़ेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और इसको 0 करने के लिए -1 घटाना पड़ेगा। तो ये जो काम किए हमें सभी बिंदु में यही काम करना है, यानी कि एक बिंदु को 0 करने के लिए इसको क्या किए कि 0 इसमें जोड़े और 1 घटाएं तो 0 हो गया। ये काम हम सब में करेंगे। तो जैसे इसमें 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, और इसमें 1 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। ये वाला बिंदु क्या होगा, 3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, और 4 में से 1 घटावेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब करना क्या है कि दूर वाला को दूर से गुना करना है और भीड़ वाला के भीड़ से गुना के अंतर कर देना है। तो 0 गुना 3 0, और 4 गुना 3 12, इसका मॉड कर लीजिए और बटा 2 खाली कर लीजिए फार्मूला में, क्योंकि बटा 2 है तो हो जाएगा आंसर 12 का मॉड, यानी 12 माइनस में है लेकिन मॉड जब हम लोग बाहर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 12 बटा 2, यानी कि 2 छक्का 12, तो इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, इतना वर्ग इकाई। तो आप इस तरीका को अप्लाई करके बहुत ही आसानी तरीका से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अगर ये फार्मूला आपको याद ना भी रहे तो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें 2 विकर्ण बराबर होते हैं, कौन सा में है जो 2 विकर्ण बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि 2 विकर्ण बराबर हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। समचतुर्भुज में भी विकर्ण बराबर हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन आयत में दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर। आयत या वर्ग है, दोनों में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अगला लिखा हुआ है कि ये जो समीकरण दिया गया है द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है,
मतलब ये प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है। तो उसके चेक करने के लिए हम लोग निकालेंगे A1 बटा A2। तो A1 बटा A2 यानी कि 2 हो गया और इसमें कितना हो गया 3, तो 2/3। फिर निकालेंगे B1 बटा B2। तो B1 बटा B2 यानी कि B1 हो गया 4 और B2 हो गया 6। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 3। और C1 बटा C2 निकालेंगे तो हो जाएगा 10 बटा 12। यहाँ 5 दूना 10, 6 दूना 12 यानी कि 5 बटा 6। अब क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अगर ये कंडीशन रहे तो क्या होता है, समांतर होता है। अगर इसमें अगर ऐसा रहता है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो ये होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी अगर तीनों बराबर है यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तो क्या होता है, संपाती। तो ए पॉइंट को आपको याद रखना होगा। संपाती का जो हल होता है आश्रित होता है, समांतर में हल नहीं होता, प्रतिच्छेदी में एक हल होता है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा। तो घन का किनारा या प्रत्येक किनारा बराबर फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। घन का विकर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा होता है या किनारा होता है। तो क्या हो जाएगा, घन का किनारा 8√3 दिया गया है बराबर √3 इंटू भुजा या किनारा। तो यहां से √3 कैंसिल होगा तो किनारा बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है। तो 96 बराबर 6 इंटू a²। a² कितना, तो a² के a² लिखेंगे। तो यहाँ से क्या कट हो जाएगा, 16 छक्का 96, 16। तो a बराबर हो जाएगा 4। इसका 4 आंसर सही होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात दिया गया है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आयतन का अनुपात दिया गया है तो आयतन में क्या होता है कि घन की होता है यानी कि Q होता है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। तो त्रिज्या का अनुपात, इसका घनमूल निकालिए, इसका घनमूल। तो 27 का घनमूल हो गया 3 और 64 का घनमूल हो गया 4। अब हमें क्या करा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो आपका ये अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 9:16 होगा। इसका त्रिज्या का अनुपात पूछा जाए तो 3:4 होगा और आयतन का अनुपात 27:64। तो इसका सही आंसर होगा 9:16। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तो ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो कैसे बनेगा, देखिए दो बेलन के, तो मान लेते हैं बेलन पूछ रहा है क्या, आयतन का अनुपात। तो पहला बेलन के आयतन V1 ले लेते हैं और दूसरा बेलन के आयतन का अनुपात V2 ले लेते हैं। तो V1 बराबर जो फॉर्मूला होगा क्या होता है बेलन के आयतन, तो पाई r1² h1 ले लेते हैं। इसका क्या ले लेते हैं, पाई r2² h2।
तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं R1 बटा R2 का स्क्वायर और इनटू H1 बटा H2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको में वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे केवल R1 बटा R2, तो इसका त्रिज्याओं का अनुपात यानी 3 बटा 2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, और H1 बटा H2 यानी ऊंचाई 5:7 यानी 5/7। इसी को सोल्व करेंगे तो कट नहीं रहा, तो 3 तिया 9 और 9 5 45 हो गया, अनुपात ये 2 दूना 4 और 4 सते 28, 45:28। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कौसेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कौसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। और कोई फार्मूला याद रखना है कि साइन पर पावर कुछ भी एम हो और थीटा इंटू कौसेक पर पावर एम और थीटा बराबर 1 होता है। यानी यहाँ पावर 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, 100 रहे, कुछ भी रहे, इसका दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। यदि किसी शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 दिया गया, त्रिज्या 5 दिया है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो L बराबर फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ओवर h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर। ध्यान से हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 12 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर बराबर 144 जोड़ 25 इक्वल टू 169, और 169 का जो वर्गमूल होगा 13 होगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 13 मीटर। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर इंटू एच, ये 2 पाई आर क्या होता है? आधार का परिधि होता है। यहाँ क्या करा, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, पाई ए स्क्वायर है सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और ये कितना दिया? पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कैंसिल, आर बराबर क्या हो गया? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर ए हो गया। तो आर का स्थान पर ए हो जाएगा, और ऊंचाई कितना है? बी है, तो 2 पाई आर के स्थान पर ए हो गया और एच के स्थान पर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी और सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, x tan 45 इंटू कॉस 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। x tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बराबर साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इंटू कॉट 60 का वैल्यू 1/√2 होता है, √3 होता है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो x बराबर हो गया 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। cot 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60, तो x का मान है। यहाँ x के मान पूछ रहा है, तो देखिए क्या हो जाएगा, cot 3x बराबर साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है,
cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो cot 3x बराबर 1/2 प्लस 1/2 हो गया। तो cot 3x बराबर 1/2 1/2 1 हो जाएगा। तो cot 3x बराबर cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो cot 45 लिख लेते हैं। तो cot दोनों तरफ हटा देंगे तो 3x बराबर 45, तो x बराबर हो गया 15 या 45, यानी 45 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी 15 डिग्री आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो इधर से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2a भी होता है, तो 2 cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू 1 होता है बराबर 16। उधर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ 16 में से 2 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा तो 14 हो गया। और आपको यही आंसर पूछ रहा था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, sec a प्लस tan a बराबर 2a, तो sec a माइनस tan a बराबर b दिया गया, तो a b का वैल्यू पूछ रहा है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए, अगर दोनों का गुना कर लें, दोनों का क्या कर लेते हैं गुना, तो sec a प्लस tan a, और इसका LHS क्या है, तो sec a माइनस tan a बराबर क्या होगा, इसको में 2a है और इसमें b है, तो क्या होगा sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इतना फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 2ab। अब यहाँ से क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 2 को इधर लाएं तो बटा 2 हो गया, उधर बच जाएगा ab। तो ab बराबर 1/2। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह sec 60 का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आपको डायरेक्ट sec 60 का वैल्यू नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे क्या होगा, sec 60 इसको हम cos में कर लेते हैं, तो 1 बटा क्या हो जाएगा cos 60, तो 1 का 1, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, 2 ऊपर जाएगा तो 2/1 होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, a प्लस बी बराबर 90, तो cot a किसके बराबर होता है, तो यहाँ से a के a लिखे और इन b को उधर भेज देंगे तो 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। और दोनों तरफ cot लेंगे तो cot a बराबर cot 90 माइनस b, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan b आंसर हो जाएगा। ये सही आंसर होगा tan b। cos 12/13, तो cos से इतना का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा और इतना दिया गया, और फार्मूला cos थीटा क्या होता है b/h होता है, तो b बराबर हो गया आपका 12, h बराबर हो गया 13, तो हमें p निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, और cosec थीटा बराबर क्या होता है, a होता है h/p, तो h का वैल्यू हो गया 13, p का वैल्यू हो गया 5।
तो 13/5 ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 tan थीटा बराबर 3। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3/4। अब tan थीटा बराबर 3/4 निकल गया और हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको विशेष ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम वैल्यू भी अप्लाई करके बना सकते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया गया, ये देखिए कैसे बनेगा। इसे cot स्क्वायर थीटा और यहाँ सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1। तो cot थीटा या cot स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा इंटू cot थीटा 1, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा है किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। इसमें देखिए क्या दिया गया है, मीनार का ऊंचाई 35 दिया गया है, मीनार का ऊंचाई 35 है और छाया के लंबाई पूछ रहा है, मान लेते x है, और उन्नयन कोण कितना दिया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए ये दोनों क्या होता है बराबर होता है, तो ये 35, तो ये वाला भी 35 ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी। 45 डिग्री के लिए क्या होता है कि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई 45 डिग्री के लिए बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और इसकी छाया, अब देखिए क्या लिखा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है। तो छाया मान लेते हैं x है, तो इसका क्या होगा x का 1/3 गुना, मतलब x/√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है, तो पूछ क्या रहा है कि उन्नयन कोण, ये थीटा का वैल्यू मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर ले लेते हैं, तो x/√3 और बटा क्या हो जाएगा x, कुछ ना तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो tan थीटा बराबर एक ऊपर चल जाएगा तो 1/√3, tan कितना का वैल्यू √3 होता है तो 30 का, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्या दिया है cosec थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा और tan थीटा प्लस cot थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख लेते हैं और माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा को 1/ कितना हो जाएगा cos थीटा और माइनस हो जाएगा cos थीटा। इसको भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चेंज कर लेते हैं, तो साइन थीटा बटा cos थीटा
और इसको लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इसका एलसीएम होगा तो sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। और यहाँ क्या होगा, एलसीएम होगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा। अब इसी को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है बटा sin थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा होता है बटा cos थीटा। और यहाँ sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नीचे sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ sin स्क्वायर थीटा कैंसिल, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 1। यहाँ एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ 2 sin स्क्वायर 52 है और यहाँ कितना होना चाहिए, 38। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी एक को चेंज करेंगे तो 2 sin 38 डिग्री, और cos को चेंज करेंगे तो sin होगा, 90 में से 52 घटेगा तो 38 हो जाएगा। तो sin 38 से sin 38 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर 2 आंसर। यहाँ क्या लिखा है, sin 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री बराबर 2 sin a, तो a का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ तो हम लोग sin 50 का और cos 40 का नहीं जानते हैं, तो कैसे बनेगा, ये देखिए sin 50 जोड़ cos 40, यहाँ से sin a को हम लोग लिख लेते हैं 2 sin a है, तो यहाँ से होगा 2 sin a जोड़ sin a, तो sin a sin 50 प्लस cos 40, sin a का sin a रह देते हैं और ये क्या कर लेते हैं, साइन को cos में चेंज कर लेते हैं, तो cos 90 माइनस a। तो आप या तो इसको इक्वेट करके बना लीजिए या इसको इक्वेट करके बना लीजिए। तो a के स्थान पर कितना है, a बराबर 50 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं दूसरा से बनाना है इसको से, तो cos में एंगल में क्या है 90 माइनस a, और इसमें कितना है 40, तो यहाँ से भी निकालेगा तो उतना ही आएगा। जैसे 90 को इधर 90 रहने देते हैं, 40 को इधर लाए तो माइनस 40 a, तो a बराबर होगा 90 में से 40 घटा 50। तो दोनों में से कोई तरीका से भी अप्लाई करके बना सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि 2 थीटा बराबर पाई बटा 2, तो सेक थीटा का वैल्यू, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, थीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो पाई बटा कितना हो गया, 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, पाई बटा 4 यानी कि 45 डिग्री होता है। तो सेक थीटा यानी सेक 45 पूछ रहा है, और सेक 45 का वैल्यू होता है √2, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया है, साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस साइन स्क्वायर 67 अपॉन कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 77। क्या करना है, साइन स्क्वायर 23 डिग्री, इस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस में कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 में से 67 घट जाएगा तो ये भी 23 बच जाएगा। नीचे को भी हम लोग वही काम करते हैं, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री
ई कॉस स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 90 में से 77 घट जाएगा, तो ये भी 13 हो जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर 59 है, तो साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस 59 है, तो कॉस 59 के कॉस 59 रहने देते हैं, और इस साइन 31 को चेंज कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 90 में से 31 घटेगा, ये भी 59 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1, नीचे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री जोड़ कॉस 59 इंटू कॉस 59 कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 1 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता क्या होगा। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता क्या होगा। तो 2 अप्रैल होगा या तो जून होगा, एक ही महीना चुना जाता है, तो अप्रैल या जून 2 महीना होगा, बटा टोटल महीना कितना हो जाएगा, तो 12 हो गया, तो 2 छंग का 12, तो 1/6 हो जाएगा। यानी प्रायिकता के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक पासे की फेक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 4 या 5 यानी 2 है, और एक पासे की फेक में टोटल संभावना 6 होता है, तो 2 3 6 यानी 1/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 95 है, जो देखिए, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 6 नहीं आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 आएगा, तो 5 बटा टोटल कितना हो गया 6, तो 5/6 ये आंसर हो जाएगा। 4 सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, सिक्का में क्या होता है, ऑप्शन 2 होता है, या तो हेड या तो टेल। अब जितना सिक्का लिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि 2 सिक्का उछाल रहे हैं, तो 2 पर पावर 2 देंगे, यानी 4 परिणाम निकलेगा। एक सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 पर पावर 1 देंगे, तो 2 हो जाएगा। तो सही 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 पर पावर 3 देंगे, यानी सिक्का में क्या होता है कि ऑप्शन 2 होता है, और जितना नंबर ऑफ क्वाइन लेते हैं, नंबर ऑफ सिक्का, उसको पावर में डालते हैं। तो 3 सिक्का लेंगे तो 2 पर पावर 3 बराबर 8, तो यहाँ क्या है 4 सिक्का लिया गया है, तो 2 पर पावर 4 होगा, 2 पर पावर 4 बराबर 16, यानी 16 परिणाम इसका निकलेगा, या 2 पर पावर 4 आंसर हो जाएगा। और सही अगर पासा की बात किया जाए कि अगर एक पासा के उछाला जाए तो कितना परिणाम निकलेगा, तो 6 पर पावर 1, क्योंकि पासा में 6 ऑप्शन होता है, तो 6 हो गया। और सही 2 पासा लेंगे तो 6 पर पावर 2 बराबर 36 परिणाम, 3 पासा लेंगे तो 6 पर पावर 3 बराबर 216 परिणाम, 4 पासा लेंगे तो 6 पर पावर 4 बराबर 16 छक्का 96 और 2 छक्का 12 1296। तो इस ढंग से हम लोग आसानी से कुल संभव परिणाम निकाल सकते हैं। आगे है एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। यहाँ क्या लिखा, 3 और 6 के बीच, यानी कि 3 और 6 नहीं होगा, इसके बीच वाला होगा, तो यानी 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, तो कितना 2 है, और टोटल कितना होगा पासा में 6, तो 2 3 6 यानी 1/3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चार 5 6 7 5 4 5, यहाँ पूछ रहा है बहुलक, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है किसी आंकड़ा में, या जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है, उससे बहुलक बोला जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा
किसका यानी कि बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ 5 देख रहे हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कोई 3 बार नहीं आया, अर्थात 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक बराबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 क्या लिखा है? 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में सजाते हैं या अवरोही क्रम में? या तो आप बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं या घटते क्रम में। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले छोटा हो गया 12, फिर हो गया 13, फिर हो गया 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। तो अब इसको बीच में कौन है जो देखना। तो बीच में ये दोनों है, तो ये दोनों का औसत होता है, यही माध्यिका होता है। तो 16 और 17 का औसत कितना होगा? 16 प्लस 17 बटा 2, 16 17 33 बटा 2 बराबर 16.5। तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 100वां क्वेश्चन। क्या दिया गया है? एक 4 x 5 y का माध्य 7 है, तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता है चरों का योग अपॉन चरों की संख्या। तो सबको जोड़ना है, जैसे 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस y, चरों का योग बटे चरों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 बटा 5 हो गया, बराबर कितना हो गया? माध्य दे दिया गया 7। तो उधर जाएगा 5, तो 7 पचे 35। तो इधर क्या होगा? x प्लस वाई, यही 4 1 5, 5 5 10 हो जाएगा, बराबर 7 पचे 35 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 35 में से 10 घट गया 25। तो x और y का योगफल होगा जो 25 के बराबर होगा, और ऑप्शन नंबर ये सी है। तो आपको पूरा 100 क्वेश्चन का यानी कि सॉल्यूशन दिए एक एक क्वेश्चन को। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत अगर रहे तो आप कमेंट में अपना कमेंट पिन अप करें, जिससे अगला वीडियो में आपको बेहतर से यानी कि बताया जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।